हाय व्यूअर्स, मैं हुसैन जावेद और मेरे साथ मेरे दोस्त उमर जावेद सिरे सागा विद जावेद के एक और धमाकेदार एपिसोड को लेके आपके सामने मौजूद है। आज का टॉपिक एक जबरदस्त टॉपिक है और मैंने और उमर भाई ने उस पर काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग की है। तो वो टॉपिक तो बाद में आएंगे, उससे पहले मेरे पास एक समाचार है, एक खबर है, क्योंकि मैं उससे बहुत खुश हूँ। और वो खबर जो है वो ये कि मेरे दोस्त और सिने सागा की जो ताकत है उमर भाई, उन्होंने एक माइलस्टोन अचीव किया है। वो माइलस्टोन क्या है? उन्होंने जनाब पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर साउथ एशियन स्टडीज में एमफिल में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और बहुत ही खुशी की बात है और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, फख्र की बात है। उमर भाई, कमाल कर दिया आपने। मैं कहता हूं कि आप छा गए हैं और ये 2024 जो है ना, आपने क्या धमाकेदार इसका आगाज किया। बहुत शुक्रिया हुसैन भाई। आप जानते हैं कि साउथ एशिया के साथ जो अपना रोमांस है, जो मेरा और आपका मुश्तरका साउथ एशिया की हिस्ट्री, साउथ एशिया के कल्चर, साउथ एशिया की पॉलिटिक्स, साउथ एशिया की सिविलाइजेशन के साथ जो एक हमारा रोमांस है। और ये जो सच पूछें आप, बॉलीवुड भी इसका हिस्सा ही है ना। जो बॉलीवुड हम सारा कर रहे हैं, अब तक हमें जिन व्यूअर्स ने देखा है वो समझ गए होंगे कि हम इसमें जिस तरीके से पूरा कॉन्टेक्स्ट पेश करते हैं चीजों का, तो ये वो रोमांस ही था। तो मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा एकेडमिक रंग भी दे दिया जाए। तो फिर जिस तरह आपने बताया कि एम फिल्म में अपने सेशन में मैंने सबसे ज्यादा स्कोर लिए और गोल्ड मेडल मुझे मिला। बहुत जबरदस्त बात है और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। कि और मैं समझ सकता हूँ, मैं तो आपका पैशन पिछले कई सालों से जानता हूँ और ये सब एक सफर था। और मैं उम्मीद करता हूँ ये सफर जिस उम्मीद से आपने शुरू किया है और जो अच्छा आगाज आपने किया, इसी तरह ये अंजाम को भी पहुंचे। तो उमर भाई, इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ जाऊं, एक चीज मैं व्यूअर्स के साथ और भी शेयर करूंगा कि ये कैसे हो सकता है कि उमर भाई का जन्मदिन आ रहा हो 2 दिन के बाद, क्योंकि जब अगला एपिसोड आएगा तो उनका जन्मदिन गुजर चुका होगा। तो मेरी तरफ से और सिने सागा के तमाम व्यूअर्स की तरफ से हम इनको एडवांस जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। 23 जनवरी 1989 को उमर भाई इस दुनिया में आए थे। तो सर, एडवांस हैप्पी बर्थडे फ्रॉम आवर साइड। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन भाई, बहुत शुक्रिया। बंडल ऑफ थैंक्स, बंडल ऑफ ओके, थैंक्स। जैसे कि हमने एक धमाकेदार आगाज किया तो टॉपिक भी धमाकेदार है। आपने जिस तरह मैं अप्रिशिएट किया था उमर भाई को, मुझे अमिताभ वर्सेस विनोद खन्ना आपस की राइवलरी, और उससे पहले अमिताभ वर्सेस राजेश खन्ना, आज भी कुछ ऐसा ही है सिने सागा के अंदर। आज है जी अमिताभ बच्चन के सामने जो दिग्गज एक्टर आए हैं, जो एक बहुत मशहूर कलाकार हैं, एक्टर हैं, और बहुत सिमिलैरिटीज हैं इनके अमिताभ बच्चन के साथ। लेकिन एक पंगा भी था और वो है शत्रुघ्न सिन्हा। तो अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा के जो टकराव था, जो 80 की दहाई में और लेट 70s में सामने आया था, जो कि पर्सनल लाइफ में भी रहा, आज हम उस पर करेंगे बात। और बहुत अच्छा टॉपिक है। तो उमर भाई, एक तरफ है वो जो जहाँ खड़े हो जाते हैं उनके आगे लाइन वहीं से शुरू होती है, और एक है वो जो कहते हैं कि तीसरे बादशाह तो हम हैं। कैसे देखते हैं हम अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के टकराव को? यानी एक तरफ यूपी का एक आदमी है, दूसरी तरफ बिहार का बिहारी है। ये मेरा ख्याल है आप कहना चाहते हैं। हाँ, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अच्छा, इसमें मैं ये कहूंगा कि अगर आप मेरे से सच पूछेंगे तो इसमें अगर हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर हम इसकी स्टडी करें, रिसर्च करें, देखें दोनों की राइवलरी, शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ की, तो इसमें अमिताभ का किरदार हमें ज्यादा प्राउड नजर आएगा, ज्यादा वो मगरूर नजर आएगा। खास तौर पर जिस तरीके से जिस तरह इनकी पहली इब्तदाई फिल्में थी, मुंबई टू गोवा या रास्ते का पत्थर, इस तरह की फिल्में, वो तो इतना कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। लेकिन अब शत्रुघ्न सिन्हा बड़ी दिलचस्प ये पूरा लिखते हैं राइवलरी अपनी ना, एनीथिंग बट खामोश। ये राजेश खन्ना की, सॉरी, शत्रुघ्न सिन्हा की अपनी किताब है, एनीथिंग बट खामोश। इसमें वो पूरा लिखते हैं। ये रिफ्ट असल में शुरू हुआ था राइवलरी काला पत्थर फिल्म से। काला पत्थर फिल्म में शत्रुघ्न कहते हैं कि अमिताभ का रवैया अजीबो गरीब हो गया था और उनको बताए बगैर 2-3 सीन भी चेंज कर दिए गए। खास तौर पर शत्रुघ्न ने एक ऐसे सीन पर एतराज किया कि जिसमें दोनों के दरमियान फाइट थी
दोनों ने बराबर का एक दूसरे को मारना था, हिट करना था, लेकिन रातों रात ये सीन चेंज हुआ और अमिताभ ने फिर ज्यादा हिट किया शत्रुघ्न सिन्हा को। ये गन शत्रुघ्न सिन्हा ने बड़ी माइंड की। फिर शत्रुघ्न सिन्हा ये कहते हैं कि अमिताभ बच्चन ने कभी उनको अपने साथ बैठने की दावत नहीं दी शूटिंग में। अमिताभ बच्चन ने कभी उनके साथ अम्ब्रेला शेयर नहीं किया। आप जानते हैं शूटिंग के दौरान ना छतरी की, अम्ब्रेला की बड़ी एक अहमियत होती है। ये अम्ब्रेला एक लिहाज से प्रोटोकॉल होता है एक्टर्स का और एक्ट्रेसेस का। उनको प्रोटोकॉल के हवाले से वो अम्ब्रेला और सारी ये सहूलियात दी जाती हैं। शत्रुघ्न के साथ ये सब कुछ भी शेयर नहीं हुआ। शत्रुघ्न कहते हैं कि अमिताभ बच्चन अपनी कार में बैठकर जब शूटिंग खत्म करके या शूटिंग के दौरान कुछ करना होता था तो मुझे झूठे मुंह भी ऑफर नहीं करते थे कि आकर साथ बैठ जाओ। तो वहां से फिर शत्रुघ्न कहते हैं कि साफ दिखाई दे रहा था कि बेशक अमिताभ बच्चन हिट तो हो रहे हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी मेरी भी है, शत्रुघ्न की भी है। जब सिनेमा में फिल्म के दौरान उनकी एंट्री होती है, जिस तरीके से क्लैप होता है शत्रुघ्न के लिए, शत्रुघ्न के मुताबिक अमिताभ जो है वो ये सब माइंड करते थे। यहाँ मैंने अमिताभ के करेक्टर को प्राउड क्यों कहा इस राइवलरी में, वो ये कि जवानी में, नौजवानी में जो कुछ हुआ वो खत्म हो सकता था, लेकिन अमिताभ ने और जिया बच्चन ने शत्रुघ्न के साथ ये मामला खत्म नहीं किया। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि अमिताभ ने अपने बेटे अभिषेक बच्चन की शादी में, आप जानते हैं कि बॉलीवुड का शायद ही कोई डायरेक्टर हो, एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, कैमरामैन, क्रू हो जिसको ना बुलाया हो, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं बुलाया। अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे की, अभिषेक की भी शादी पर ऐश्वर्या के साथ जब शादी हो रही थी, बल्कि शत्रुघ्न के यहाँ कंजन मिठाई का टोकरा भेज दिया। शत्रुघ्न ने बात इंटरव्यू में कही कि यार अगर बुलाया नहीं है तो मिठाई क्यों भेजी है, मिठाई उसने वापस कर दी। तो ये एक मौका था कि अमिताभ बच्चन इस राइवलरी को इस एज पर आकर, यानी जवानी में जो कुछ हो गया सो हो गया, खत्म कर देते, लेकिन उन्होंने बेटे की शादी पर भी ना बुलाकर खत्म नहीं किया। और फिर शत्रुघ्न कहते हैं कि इस राइवलरी में कहीं ना कहीं रेखा और जीनत अमान का भी किरदार है, जो इनके अमिताभ बच्चन के साथ रिफ्ट पैदा हो गया। तो ये वो बुनियादी बात है, एसेंस है, जो वो अपनी किताब एनीथिंग बट खामोश में करते हैं शत्रुघ्न इस राइवलरी को लेकर। हाँ, जी बिल्कुल। और आप बहुत अच्छा बताया आपने, खासकर जो आपने शत्रुघ्न सिन्हा की किताब के बारे में बात की, और टाइटल भी कमाल था कि खामोश, जो कि उनका तकिए कलाम भी रहे और एक कल्ट किस्म का डायलॉग रहे। यहाँ इंटरेस्टिंग बातें ये भी हैं उमर भाई, हमने कुछ फिल्मों की बात की, कुछ पे हमने इससे पहले भी बात की हुई है, कुछ पे हमने नहीं की, लेकिन बॉम्बे टू गोवा और रास्ते के पत्थर तो थोड़ी इब्तदाई वक्त की फिल्में थी। दोनों उस टाइम अपने आप को एस्टेब्लिश करने की जद्दोजहद में थे। लेकिन हमने पहले भी बात की थी कि काला पत्थर, शान और नसीब फिल्म में इनका टकराव अच्छा हुआ था और दोनों को अच्छे अंदाज से पेश किया गया। लेकिन आज भी कहा जाता है कि दोस्ताना फिल्म जो थी वो एक ऐसी खूबसूरत फिल्म थी जिसमें इनको इनकी फ्रेंडशिप भी दिखाई, और जो आपने बात की थी कि दोनों के दरमियान राइवलरी उस फिल्म के अंदर भी आ गई थी और रियल जिंदगी की राइवलरी भी चल रही थी। दोस्ताना फिल्म में आप इन दोनों के टकराव को कैसा देखते हैं? दोस्ताना में मैं इनके टकराव को काफी हद तक बराबरी का देखता हूँ, क्योंकि आप इनकी अगर बाकी फिल्मों की बात करें ना, खास तौर पर काला पत्थर फिल्म ले लें, नसीब फिल्म ले लें, नसीब चले कदरे बेहतर है। आप देखें ना, काला पत्थर में अमिताभ बच्चन को जो करेक्टर दिया गया है, वो करेक्टर शत्रुघ्न के मुकाबले में स्क्रिप्ट में ही मेन है। यानी वो स्क्रिप्ट पढ़कर ही पता चल जाता है कि यार अमिताभ बच्चन को हावी रखा गया है शत्रुघ्न के मुकाबले में। ऐसे ही है ना, मेरा ख्याल है आप भी मेरी बात की तायद करेंगे। तो जब आप स्क्रिप्ट में किसी एक्टर को ऊपर कर दें और दूसरे को नीचे कर दें, तो फिर जो नीचे वाला एक्टर होगा उसके लिए अपनी जगह बनाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये दोस्ताना की जो आपने बात की, इसमें काफी हद तक दोनों को हम पल्ला रखने की कोशिश की गई है, काफी हद तक, ये मैं कहूंगा। और जो आप पहले वाली फिल्मों की बात कर रहे हैं ना, बंबई टू गोवा, खासतौर पर रास्ते का पत्थर, अब आप खुद सोचे रास्ते के पत्थर में शत्रुघ्न सिन्हा का करेक्टर क्या था। स्क्रिप्ट पढ़ के भी अंदाजा हो रहा था कि यार उनको इस तरह का करेक्टर नहीं दिया गया कि वो सही तरीके से लाइमलाइट में आए, सही तरीके से अपने आप को मनवाए, सही तरीके से अपने आप अपनी एक्टिंग को उजागर कर पाए। तो मेरे ख्याल से इन दोनों की जब हम राइवलरी देखें ना, तो अक्सर फिल्में भी ऐसी हैं जिसमें अमिताभ बच्चन को स्क्रिप्ट में भी ऊपर रखा गया। जी बिल्कुल। और दोस्ताना फिल्म के जो गाने हैं वो भी अपने मतलब बाकमाल, उसका एक म्यूजिक रहा है, खासकर मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया,
और बहुत अच्छी इस फिल्म में एक एक्शन सीन्स बहुत अच्छे थे, स्टोरी बहुत अच्छी थी। और जिस तरह दोनों एक गलतफहमी की बुनियाद पर अलग होते हैं, फिर आखिर में दोबारा मिल जाते हैं। दोस्ताना फिल्म एक यादगार फिल्म है। अगर आपने, जैसे कि वो उमर भाई ने कहा कि अगर आपने शुतु और अमिताभ को दोनों को बराबर के रोल में देखना है, दोस्ताना फिल्म वाकई देखने से ताल्लुक रखती है, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, कुछ बातें और भी उमर भाई इसमें कि दोस्ताना के बाद इनकी कोई फिल्म नहीं आई। दोनों ने एक दूसरे के साथ शायद किसी वजूहात की बिना पे काम नहीं किया। और फिर इनकी एक फिल्म आई जो 2008 में आती है, जो कई साल फंसी रही, और वो फिल्म 2008 में आई और कब गई किसी को पता भी नहीं चला। वो फिल्म थी यार मेरी जिंदगी, जो इनकी आखिरी फिल्म थी। तो जो हमने पहले भी कहा था कि एक फॉरगेटफुल फिल्म है, तो अरसा हो गया मेरे ख्याल में इस उम्र में भी इनको आपस में कम से कम एक बार आपस में एक दूसरे के साथ किसी हल्के फुल्के रोल में आना चाहिए। हाँ जी, आना चाहिए, लेकिन अब दोनों असल में एक्टिव उस तरह एक्टिंग में नहीं, वैसे यमला पगला दीवाना फिर से, ये शत्रुघ्न ने इसके बाद कोई फिल्म नहीं की, उस तरह एक्टिव नहीं, क्योंकि इनकी बाकी दूसरी मसरूफियात हो गई हैं। अच्छा, इसमें मैंने अमिताभ का जिक्र तो किया, उनकी जो प्राउड अप्रोच रही है, इसमें शत्रुघ्न से भी बहुत बड़ी गलती एक हुई। वो आपके इल्म में है कि शोले फिल्म पहले किसके पास आ रही थी? शोले फिल्म में पहले शत्रुघ्न को सोचा जा रहा था। आपके इल्म में हमने डिस्कस भी किया है, लेकिन शत्रुघ्न ने खुद इनकार किया और अमिताभ बच्चन आ गए। और फिर ये भी बताया जाता है कि दीवार फिल्म में भी, जब दीवार फिल्म के बारे में सोचा जा रहा था तो शत्रुघ्न के बारे में सोचा गया था। बाद में फिर वो अमिताभ की तरफ बात गई। तो इसमें वो कहते हैं ना कि आप कोई ऐसा एक गलत गलत स्टेप चल चल लेते हैं कि जो फिर आपकी जिंदगी भर तलाफी नहीं हो पाती। अब आप खुद सोचें कि अगर शोले फिल्म में शत्रुघ्न आ जाते, उन्होंने इनकार ना किया होता, तो क्या जो है वो हैसियत होती। क्या शोले फिल्म में, अब ये बात की डिबेट है, क्या शोले फिल्म में वो उस तरीके से जस्टिफाइड कर लेते अपना करेक्टर जितना अमिताभ ने किया है, लेकिन फिर भी वो अमिताभ के मुकाबले की लाइमलाइट में आए थे अगर शोले फिल्म के लिए उन्होंने इनकार ना किया होता। जी, ये आपकी बात जो है वजन रखती है, और मैं इसी 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 बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हिस्ट्री में सर आज तक इंडियन टीवी पर एक इंटरव्यू हुआ है जिसमें अमिताभ और शत्रुघ्न दोनों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था। और ये चंद साल पहले शो हुआ और बहुत ही यादगार शो था। इसमें दोनों की, अभी ये हाल ही की बात है, तो जब यही सवाल मेजबान ने पूछा शत्रुघ्न से अमिताभ के सामने कि आपको अफसोस नहीं हो कि आपने शोले फिल्म छोड़ दी है, तो शत्रुघ्न, जिनको शॉर्ट गन भी कहते हैं, उन्होंने कहा कि ह्यूमन एरर होता है। शायद उस वक्त मेरे पास फिल्में ज्यादा थी, मेरे पास डेट नहीं थी, जवानी का जोश था, लेकिन मुझसे गलती हुई, मैंने वो फिल्म छोड़ दी। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे खुशी भी है कि वो रोल मेरे दोस्त अमिताभ बच्चन ने किया। और फिर अगर वो रोल उसको ना मिलता तो आप वाली बात है कि शायद अमिताभ के लिए मुस्तकबिल में और आगे जाके और रास्ते भी ना खुलते जो शोले फिल्म ने अमिताभ के लिए खोल दिए थे। तो ये उनका एक एतराफ भी है, कन्फेशन भी है कि यार गलतियां सब करते हैं, एक उम्र होती है, लेकिन आज जो है मैं इस पे इतना रिग्रेट नहीं करता। और वो आज भी कहते हैं कि अगर अमिताभ की फिल्मों में मुझे कोई रोल आज भी चुनने को दिया जाए तो मैं शोले का जो जे का रोल था मैं उसको चुनूंगा। यही सवाल जब अमिताभ बच्चन से किया गया कि शत्रुघ्न की कौन सी फिल्म है जो रोल आप करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि कालीचरण का जो रोल था, मैं समझता हूँ कि वो रोल अगर मुझे मिले आज भी तो मैं उसको करने को तैयार हूँ। तो आप दोनों हकीकतों को तस्लीम करते हुए भी नजर आ रहे थे। हाँ, नजर आ रही है, लेकिन फिर भी जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कैटेगोरिकल के, अमिताभ बच्चन जिस तरह इस मामले को मुकम्मल खत्म कर सकते थे शादी पर दावत देकर शत्रुघ्न को, उन्होंने नहीं किया। लेकिन इसमें सैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपसे भी बल्कि एक सवाल रखूंगा, बल्कि हमारे व्यूअर्स भी उसमें कमेंट करना चाहे तो देखिए, शत्रुघ्न के एज अ एक्शन हीरो होने पर तो कोई कलाम नहीं है। ठीक है, एक्शन के जो उनको करेक्टर खास तौर पर मिले हैं, शुरू में खैर वो विलन के भी करेक्टर मिले, लेकिन बाद में वो जिस तरह एक्शन उन्होंने सारा ये करेक्टर किया। आप मुझे एक बात बताइए कि शत्रुघ्न सिन्हा क्या रोमांटिक मूवीज को संभाल लेते हैं? क्या वो रोमांटिक मूवीज में उनको, जिस तरह अमिताभ बच्चन ने रोमांटिक मूवीज को भी संभाला, सिलसिला और कभी कभी इसकी सबसे बड़ी मिसालें, ठीक है, क्या शत्रुघ्न सिन्हा इस तरह की हैवी रोमांटिक मूवीज को, हैवी से मुराद मुकम्मल रोमानवी फिल्मों को संभाल लेते? मैं पहले बता दूं अपना जवाब, मेरे ख्याल से नहीं। अमिताभ बच्चन जो है उनको हम ये एज देंगे कि वो रोमानवी फिल्में भी संभाल लेते थे, वो एक्शन फिल्में भी संभाल लेते थे, एंग्री मैन का टैग तो उनके साथ था ही था। लेकिन यहाँ पर मैं अब आपसे जानना चाहूंगा कि इन दोनों का अगर हम एक्टिंग का मुवाजना करें,
तो क्या शत्रुघ्न इस तरह की मुकम्मल तौर पर रोमांटिक मूवीज को भी संभाल लेते हैं जिस तरह अमिताभ बच्चन ने संभाला? इसका जवाब उमर भाई, ये सवाल बहुत अच्छा है आपका, कि मैं दिन भर यही सवाल सोचता रहा, ये मेरे माइंड में भी आज था, तो जवाब भी मुझे मिल गया। जवाब ये था कि सर, इसका मैं जवाब थोड़ा सा स्पोर्ट्स की टर्म में दूंगा कि क्रिकेट के अंदर बॉलर्स भी होते हैं, बैट्समैन भी होते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर होते हैं जो हरफन मौला होते हैं, जिनको कहते हैं ऑलराउंडर, जो बॉलिंग भी कर सकता है और जो बैटिंग भी कर सकता है। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के ऑलराउंडर थे। वो क्यों, देखें ना, आपने और मैंने 35 से ऊपर एपिसोड कर दिए हैं सिने सागा के अब तक। हमने अमिताभ बच्चन पे बहुत बातें की, आपने भी की और मैंने भी की। क्यों हम अभी तक उनकी सीरीज को लेकर चल रहे हैं? क्योंकि कॉमेडी, डांस, एक्शन, रोमानवियत, जज्बातियत, ओल्ड एज रोल, यंग एज रोल, एंग्री यंग मैन, इन सब की जब एक शब्द एक बनती है, एक फ्लेवर बनता है, तो उसका नाम होता है अमिताभ बच्चन। और यही फर्क है कि ये सब लोग 70 की दहाई के उस तूफान को झेल नहीं सके, हालांकि ये सब बहुत अच्छे एक्टर थे। जतिंदर है, विनोद खन्ना है, धर्मेंद्र है, अपनी जगह सब होनहार एक्टर थे। शुत्रु भी अच्छे एक्टर थे, लेकिन ऑलराउंडर तो सर फिर कोई कोई होता है, और यही अमिताभ का जलवा था। और जहां तक आपने बात की कि शुत्रु रोमानवी क्यों नहीं हो सके, तो उनका अफेयर बड़ा मशहूर होता है, जैसे अमिताभ बच्चन का रेखा के साथ अफेयर था, उनका रीना राय के साथ बहुत ही एक गर्मा गर्म अफेयर था, जो 6-7 साल चलता रहा। और रीना राय ने सबसे ज्यादा फिल्में शुत्रु के साथ की, वो कामयाब भी हुई। लेकिन आप देखें कि रोमानवी जोड़ी फिर भी ये नहीं बन सकी। शुत्रु ने हर फिल्म में एक्शन हीरो का ही रोल किया, रीना राय के सामने भी। तो ये एक फर्क है जो मेरे ख्याल में इन दोनों में है। और शुत्रु की शक्ल, उनकी आवाज, वो वैसे भी एक प्योर एक्शन हीरो ही लगते थे, आप उनको रोमानवियत में ढाल नहीं सकते। बिल्कुल सही। वही जाती जिंदगी में, असल जिंदगी में रोमानवी होना और मैंने लगता है, लेकिन सिलसिला और कभी कभी जैसी फिल्मों को संभालना और मैंने लगता है। और यहाँ पर अमिताभ बच्चन की 2-3 फिल्में हुसैन भाई ऐसी भी हैं जो बड़ा सस्पेंस अपने अंदर लिए हुए थी। वो सस्पेंस को भी बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर लेते थे अमिताभ बच्चन। सस्पेंस मूवीज में भी अमिताभ बच्चन ने अपना भरपूर लोया बनवाया। और यहाँ पर मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। एक ऐसी चीज जिस तरह रोमांस तो चले ठीक है, दोनों ने हकीकी जिंदगी में किया। दोनों ने हकीकी जिंदगी में, एक ने पॉलिटिक्स शुरू की और खत्म कर दी अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न ने शुरू की और अब तक कर रहे। पॉलिटिकल मूवीज में भी अमिताभ बच्चन आ गए। आप ये देखें, इनकलाब फिल्म इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दूंगा। उसमें भी ये नहीं, अमिताभ बच्चन जो है वो आगे है। बाकी भी कई तरह की पॉलिटिकल नोयत की फिल्में, मैं आजाद हूँ टाइप और आखिरी रास्ता, और कहीं ना कहीं उनका ही पॉलिटिकल एंगल है, यानी उसमें भी अमिताभ बच्चन जो है वो आगे। जो आप इतने ज्यादा मुझे आपने एग्जाम करवाई फिल्मों की, तो मैं साथ ऐड कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल फिल्मों में भी, हालांकि प्रैक्टिकल एक्टिव लाइफ में पॉलिटिक्स में शत्रुघ्न एक सक्सेस है अमिताभ के मुकाबले में, लेकिन फिल्मों में पॉलिटिक्स जाएगी वहां फिर अमिताभ बच्चन ऊपर। जी, उसकी वजह ये उमर भाई उसकी वजह ये भी है कि अगर आप देखें तो शत्रुघ्न सिन्हा के क्रेडिट पे एज अ सोलो हीरो ब्लॉकबस्टर फिल्मों की तादाद वो नहीं है जो कि अमिताभ बच्चन की। ये भी एक फर्क है। जैसे आप देखें, अगर आप मैं आज शत्रुघ्न को याद करूं, हमने इस पे बहुत पहले भी आपस में बात की जब हम 70 की दहाई को कवर कर रहे थे, कि विश्वनाथ है, कालीचरण है, कोतवाल साहब हैं, ये फिल्में उनकी बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये तादाद बहुत कम है। और 80s में जाके दोस्ताना जैसी फिल्मों के बाद अगर आप शत्रु के करियर को उठा के देखें, तो वो आपको ज्यादातर मल्टी स्टार कास्ट के अंदर ही दिखाई देंगे। जितेंद्र के साथ फिल्में कर ली, संजय दत्त के साथ फिल्में कर ली, धर्मेंद्र के साथ बेशुमार फिल्में कर ली, तो बाद में वो अपने एज अ सोलो हीरो अपने आप को स्टेब्लिश कर भी नहीं सके। और फिर आपकी बात सही है कि वो रोल भी उनके सारे एक्शन वाले थे, और सियासत में जाके उनको एक सियासी रोल करना चाहिए था। एक रोल अलबत्ता मुझे उनका याद आता है आपकी बातों से, जो उन्होंने 2010 में किया था, राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी रक्त चित्रा, उसमें उन्होंने एक सियासतदान का रोल किया था, उसके 2 पार्ट बने थे। लेकिन वही बात है कि अमिताभ की इनकलाब के सामने तो फिर उनका कोई ऐसा रोल नहीं है जो हम यहाँ पे। राजचंद्रा फिल्म उस तरह वो डायरेक्शन के हिसाब से, ट्रीटमेंट के हिसाब से, ये देखे ना, वो तरह मानी भी नहीं जाती ना। हाँ, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अगर सियासत की बात चल निकली उमर भाई, तो हमने तो अमिताभ की सियासत के ऊपर भी बात की, आपने भी। तो शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में ये भी आपने सही कहा कि वो सक्सेस स्टोरी है सियासत में अमिताभ के मुकाबले में। मुझे शत्रुघ्न सिन्हा वो वाहिद एक्टर हैं जो कि मरकजी कैबिनेट का हिस्सा भी रहे हैं। आप इस बात से एग्री करते हैं? यानी आपका सवाल ये है कि पॉलिटिक्स में कामयाब कौन है?
अगर मैं आपकी बात सही समझूं तो। हाँ जी, जी 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 जी। क्योंकि पॉलिटिक्स में तो शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ बच्चन के मुकाबले बहुत ज्यादा कामयाब है। अमिताभ बच्चन तो इस राह से वापस आ गए थे, उतरे वो 84 में, वो उतरे, हमने जिक्र ही पहले किया, लेकिन वो तौबा तैब कर कर वापस आ गए थे। उनकी जो बीवी है जिया, वो अभी तक खैर लगी हुई है पॉलिटिक्स में, लेकिन अमिताभ बच्चन तो इस राह से वापस मुड़ आए थे, फरार उन्होंने कर लिया था। शत्रुघ्न सिन्हा तो आप ये देखें कि हिम्मत नहीं हारते, यानी बीजेपी ने उनको हालांकि मिनिस्टर भी बनाया था, मरकजी सेंट्रल मिनिस्टर भी वो रहे। और जब बीजेपी में ये जब मोदी आए हैं 2014 2013 के बाद, जब मोदी आया हुए हैं वादे तौर पर बीजेपी में एज प्राइम मिनिस्टर, और फिर प्राइम मिनिस्टरशिप की तरफ भी मोदी आया, तो उसके बाद आप जानते हैं बीजेपी के कई लीडर्स पीछे चले गए थे, छोड़ बीजेपी के बैक बेंचेस पे चले गए थे बड़े बड़े लीडर्स। शत्रुघ्न सिन्हा ने मोदी पर एतराज किया और मोदी छोड़कर वो मोदी की कट्टर मुखालिफ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। ममता बनर्जी की पार्टी है जो बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, वो उसकी पार्टी में अब शामिल हो गए हैं, तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जो मोदी की कट्टर एंटी पार्टी है। तो शत्रुघ्न तो बिल्कुल पॉलिटिशियन है। अमिताभ बच्चन तो फिर भी उन्होंने अपना एक पॉलिटिशियन का नहीं रखा हुआ, शत्रुघ्न तो पॉलिटिक्स से बहुत आगे। और अभी भी मई में जो इलेक्शन होने हैं इंडिया के, क्या पता इसमें शत्रुघ्न सिन्हा को कामयाबी मिले। तो हाँ, पॉलिटिक्स में तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि लोकसभा के चुनाव जो होने हैं मई 2024 में, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा का रोल क्या होगा, उनकी भूमिका क्या होगी। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि आपने भी इसको किया स्टडी, के बड़ा इंटरेस्टिंग है कि शत्रुघ्न ने दो एक्ट्रेस के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ा। एक को उन्होंने हराया आज से चंद साल पहले, और एक उनका उनके दोस्त के खिलाफ था, और वो इलेक्शन शत्रु अपने दोस्त से हार गए, और वो दोस्त थे राजेश खन्ना। इनका आपस में बहुत अच्छी आपस में फ्रेंडशिप थी, लेकिन जब वो अपने दोस्त के सामने आए, खन्ना के सामने, तो उस इलेक्शन में शत्रुघ्न सिन्हा हार गए थे, और उसके बाद इनके ताल्लुकात भी आपस में वो नहीं रहे थे। अलबत्ता अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2004 के इलेक्शन थे शायद, जिसमें मशहूर कंपेयर और एक्टर शेखर सुमन को शत्रुघ्न सिन्हा ने शिकस्त भी दी थी। आई थिंक 2004 ही था, शेखर सुमन को उन्होंने शिकस्त दी है, आई थिंक 2004 ही था। और 2004 में शिकस्त देना शत्रुघ्न का इसलिए मुश्किल था कि कांग्रेस की लहर चल रही थी, उसके बावजूद उनके शत्रुघ्न के पास बीजेपी की तरफ से टिकट था, और बीजेपी की तरफ से ही उन्होंने शिकस्त ये दी थी। तो ये अपने आप को देखिए, पॉलिटिशियन के तौर पर तो उन्होंने एस्टेब्लिश किया, जिस तरह इंडिया के और भी कई लोगों ने किया है। आगे आगे हमारे अगले जिक्र आएगा, कई लोगों ने अपने आप को किया है, साउथ के नॉर्थ के भी खास तौर पर। अब राज बब्बर इनसे भी बड़े पॉलिटिशियन, हमारा वो आज का मौजूद नहीं है, मैं वैसी बात करूं, राज बब्बर ने इनसे भी ज्यादा अपना पॉलिटिक्स में बनवाया। विनोद खन्ना को एज अ पॉलिटिशियन वाजपेयी कितना ज्यादा मानते थे। जी बिल्कुल, ये सब वो बातें और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं कि बॉलीवुड में सियासत और खेल, इनका आपस में जो तालमेल रहा है वो आपको हमेशा मिलेगा, और हर एरा के अंदर मिलेगा। और आज भी इसके वही बात लिए तो हमने हमें की है बहुत कि से अलग व्लॉग्स सियासत, करने पड़ेंगे फैन भाई, इसके लिए तो हमें अलग व्लॉग्स करने पड़ेंगे, बॉलीवुड और पॉलिटिक्स का ताल्लुक आपस में, बॉलीवुड और स्पोर्ट्स का ताल्लुक आपस में, ये तो मौजूद जो है बहुत बहुत शौक से बड़ा। करेंगे। जी जी, बहुत शौक से करेंगे, और बड़ा उसका भी मजा आएगा। अच्छा, यहाँ मैं ये बता दूं कि जहाँ हमने बात की इनकी राइवलरी की, तो ऐसा नहीं था कि हमेशा से इनकी राइवलरी थी। यंग एज में जब दोनों स्ट्रगल कर रहे थे, और ये वो दौर था जब बॉम्बे टू गोवा की शूटिंग हो रही थी, उसके बाद भी अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा, इनकी आपस में बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप थी। और उस जमाने में इनके फ्रेंड्स का ग्रुप होता था, उसमें उसमें अमिताभ थे, उसमें शत्रु थे, उसमें कॉमेडियन महमूद साहब के भाई थे, उसमें कॉमेडियन पेंतल भी थे। और ये मिल के बॉम्बे की सड़कों पे एक टूटी फूटी गाड़ी के अंदर स्ट्रगल किया करते थे। और वो गाड़ी थी शत्रुघ्न सिन्हा की, क्योंकि गाड़ी अफोर्ड ही वही कर सकते थे, बाकी उनसे लिफ्ट लिया करते थे। तो हम आज भी अमिताभ बच्चन उस दौर को याद करते हैं कि उस दौर में हमारा अक्सर मतलब मूड, आपस में मूड होता था, चलो जाके फिल्म देखते हैं। तो फिल्म देखने के लिए हम शत्रु को हम कहा करते थे, क्योंकि गाड़ी उनके पास थी। लेकिन मसला ये था कि शत्रु साहब अगर फिल्म का टाइम 9 बजे है, तो वो 10 बजे अपने घर से निकला करते थे, क्योंकि लेट लतीफ बहुत थे, और उनकी वजह से हमने कोई फिल्म आज तक टाइम पे नहीं देखी। और शत्रुघ्न सिन्हा की सुस्ती का ये आलम है। अमिताभ बच्चन कहते हैं, नसीब और शान फिल्म की शूटिंग एक साथ होती थी, दोनों फिल्मों में हम थे। शान फिल्म की शूटिंग सुबह होती थी, नसीब फिल्म की शूटिंग दिन को 2 बजे होती थी।
तो अब हमने सुबह एक शिफ्ट में आपस में एक साथ काम किया, 2 बजे मैं दूसरी फिल्म के सेट पे आता था और शत्रुघ्न 6 बजे आते थे, और आज तक वो उस बात का जवाब दे नहीं सके कि जब हम साथ साथ चले हैं तो बीच में वो जाते कहाँ थे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। और अमिताभ ये भी कहते हैं कि अगर आपको शत्रुघ्न के साथ हवाई सफर का मौका मिले, फ्लाइट लें, तो वो फ्लाइट में आप बहुत ज्यादा ख्वार होंगे, क्योंकि पूरा जहाज भर जाया करता था। एक शत्रुघ्न थे जो एयरपोर्ट के किसी कोने में बैठे होते थे और सब उनकी मिन्नतें करते थे, सर आए, फ्लाइट आपके लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो ये भी थोड़ा-सा आपस में इनकी हल्की-फुल्की बातें थी। बाकी आपने बता दिया कि इनके आपस में राइवलरी रही, अपने बच्चे की शादी पे अमिताभ ने नहीं बुलाया। लेकिन अब इस एज में जाके दोनों के दरमियान आपस में चीज़ें पैसिफाई हो चुकी हैं और आज भी ये लोग आपस में एक-दूसरे के जोक्स को याद करते हैं, एक-दूसरे की नहीं, सक्सेस को पैसिफाई पैसिफाई हो चुकी है हुसैन भाई। मैं तो आज ही जी, देख जी। रहा था। नहीं, शत्रुघ्न ने अपने लास्ट ईयर अपनी बर्थडे पर फिर ऐसी-वैसी बातें की हैं अमिताभ के हवाले से। अच्छा, आप बताएँ, बताएँ उन्होंने क्या कहा? नहीं, मैं तो आज रिसर्च करते ऐसे देख रहा था, फिर उन्होंने वो पुरानी बातों को याद किया है कि अमिताभ बच्चन ने इस तरह, लेकिन आप वाली बात भी उन्होंने की कि अब माज़ी था, चला गया, वो खत्म हाँ। हो गया। लेकिन कई बातें जो हैं वो उन्होंने अमिताभ के सामने मानी और उन्होंने कहा कि यार नहीं, ये मेरा दोस्त है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और इसकी सक्सेस को आज मैं एंजॉय करता हूँ। इवन आप मानेंगे कि पब्लिक के सामने शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ये जो मेरा दोस्त बैठा है, मैं चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है और आप भी मेरा साथ दें कि कभी ये शख्स इस मुल्क का सदर बने, राष्ट्रपति बने, क्योंकि ये शख्स जो है डिजर्व करता है। तो ये बातें शो करती हैं कि कई चीजें जो है ना, पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह भी चुका है। नहीं, ये शत्रुघ्न जी का फिर बड़ापन है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा इतने अरसे से पॉलिटिक्स में है, मेरी बात सुने ना, पॉलिटिक्स में है और मिनिस्टर लेवल तक भी रहे हैं, रूलिंग पार्टीज के साथ भी रहे हैं, लेकिन शत्रुघ्न पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है। करप्शन का आप चेक कर सकते हैं, रिसर्च, कोई इल्जाम नहीं है। लेकिन सॉरी टू से हुसैन भाई, अमिताभ बच्चन जब पॉलिटिक्स में नहीं थे तब भी उन पर करप्शन के बड़े इल्जाम लगे थे, उनके घर छापे भी डाले गए थे, उनके घर इनकम टैक्स वालों ने रेड भी की थी। वो खैर एक पॉलिटिकल भी था, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह थे वो हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे अमिताभ बच्चन के। जो राजीव गांधी के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं वीपी सिंह, वो हाथ धोकर अमिताभ बच्चन के पीछे पड़ गए थे। तो अमिताभ बच्चन पर कई इस तरह के एलिगेशन वगैरह भी हैं। तो ये इस जी, बात का बिल्कुल। जवाब ये कि हाँ, हाँ। कि कि इंडिया का सदर या प्राइम मिनिस्टर ऑनेस्ट कौन हो सकता है दोनों में से। लेकिन ये उनकी ख्वाहिश थी और ये तो टीवी पे रिकॉर्ड पे है। तो ये उन्होंने इस तरह से कहा था और अमिताभ ने यही कहा था कि ये मेरा दोस्त है और ये ऐसी बातें कर देता है कि मैं इस मुल्क का सदर बनना चाहता हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ। आपको पता है आपका जो अमिताभ है ये पब्लिक के सामने अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइलाइट नहीं करते, उनकी ईगो कम से कम अवाम के सामने अब नहीं आती, एक ज़माने में ज़रूर आती थी। अच्छा, मैं आपसे अगर जाते-जाते पूछूँ कि शत्रुघ्न सिन्हा का कौन-सा डायलॉग आपको आज भी फ़ैसिनेट करता है या उनका कौन-सा रोल जो उन्होंने किया, तो आपका इंतखाब क्या होगा? यार रोल तो जो सच्ची बात है काली चरण में उन्होंने कर दी है, ठीक है। और डायलॉग जो मैंने बचपन में उनकी फिल्म का सुना था, आज तक एक होता है कि वो किस तरह वो एक फिल्म में गुंडा उन पर एक पिस्टल तानता है, अपनी जैकेट खोल के पिस्टल, पिस्टल तो हमारे पास भी है बाबू। यार वो डायलॉग ऐसा है, मैं दावे से बता, पिस्टल तो हमारे पास भी है बाबू। मैं कहता हूँ वो डायलॉग जब चला होगा बिहार के सलमों में, या यूपी जो बिहार के साथ रिलेटेड बॉर्डर के सलमों में, तो क्या उस टाइम वहां पर ताली बजी होगी, क्या उस टाइम वहां पर सीटी बजी होगी, जब शत्रु ने ऐसे स्टाइल से गन निकाल कर, पिस्टल तो हमारे पास भी है बाबू। तो ये डायलॉग जो है इटसेल्फ बहुत जबरदस्त डायलॉग। बाकी हाँ, भी बहुत ये अच्छा। हाँ, डायलॉग्स, डायलॉग्स की वजह से तो शत्रुघ्न छाए रहे। देखें, शक्लो सूरत, पर्सनैलिटी अमिताभ बच्चन की बहुत ज्यादा उनके मुकाबले में, शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज, हावी डोमिनेटिंग आवाज, मर्दाना आवाज, और इस आवाज के साथ फिर उनके डायलॉग्स, यही तो उनकी एक्टिंग का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो यही कहूँगा, एक तो काली चरण का रोल आपने बताया, वो वाक़ई कमाल रोल था और हमने शायद पहले भी बात की थी कि पब्लिक का हाफ़्ज़ा कमज़ोर होता है। 2 साल बाद डॉन फ़िल्म आई थी और डॉन और काली चरण के ये जो बेसिक थी ना चीज़ें, बहुत ज़्यादा उन्होंने काली चरण से उठाई थी, लेकिन वही बात है कि पब्लिक का हादसा ज़रा कमज़ोर होता है। खाई के पान सुनते ही वो भूल गए कि इस फ़िल्म की थीम कहाँ से आई थी। तो यही अमिताभ का जादू था जो आपके सामने है। लेकिन मेरा फ़ेवरेट जो मकालमा है शत्रुघ्न सिन्हा का, वो उनका था जो उन्होंने विश्वनाथ में कहा था कि
जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। तो उनकी जो भारी आवाज थी उसमें ये मुकालमा छा गया था, और तीसरा बादशाह उन्होंने अपने आप को साबित भी किया। एक सवाल करूंगा आपसे जाते जाते, उसके बाद इस नशिस्त का खात्मा करते हैं। अमिताभ बच्चन के बारे में तो हम बहुत बातें करते रहते हैं, कर भी चुके हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन शत्रु को आज हम स्पेशल यहाँ पे एक तरह की श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको खराज तहसीन दे रहे हैं। अब मेरा ये ख्याल है कि जितना उनमें टैलेंट था और जितना वो अपने अंदर एक्टिंग के जरासीम रखते थे, उतना बेहतर काम शायद उनको उतना ज्यादा काम नहीं मिला, या उतना ज्यादा काम उन्होंने खुद नहीं किया, वरना वो अपनी सलाहियतों के हिसाब से और ज्यादा यादगार रोल भी कर सकते थे। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? नहीं, फिर मुझे आप बताइए ना, एक्शन के अलावा और क्या रोल उनको दिए जा सकते थे, या फिर आप डिफाइन करें ना, एक्शन के अलावा उनको किस तरह के रोल दिए जा सकते थे। मैं समझता हूँ उमर भाई कि जिस तरह हिंदुस्तान में आपको भी पता है कि हिस्टोरिकल फिल्में भी बनती रही हैं, और जब हिस्टोरिकल फिल्में आती हैं तो उसमें मकाल में ऊंची आवाज का तालमेल भी होता है, लेकिन शत्रुघ्न ने हिस्टोरिकल फिल्मों में उस दौर में इतना काम नहीं किया, वरना वो ऐसे रोल में अपने आप को और ज्यादा मनवा सकते थे, क्योंकि उनकी आवाज की जो घन गरज थी वो अपनी मिसाल आती। नहीं, आवाज की घन गरज तो मैं मान रहा हूँ, वो तो मैंने पहले ही आपको कहा कि यार वो आवाज की, और आवाज की घन गरज का शत्रुघ्न आज पॉलिटिक्स में भी खा रहे हैं, आप जानते हैं ना। आज भी शत्रुघ्न जब जलसे करते हैं तो जलसे में यही आवाजें आती हैं, डायलॉग सुनाओ, और वो डायलॉग सुनाते हैं और जलसा उनका हिट हो जाता है और उनको वोट भी पड़ जाते हैं, वो तो आवाज का मानता हूँ। लेकिन आपने कहा कि इनको अगर ज्यादा रोल दिए जाते और सारा, वो मैं मानकर चल रहा हूँ कि एक्शन तो ठीक है, एक्शन के अलावा क्या रोमांस के रोल दिए जाते, क्या कोई लीडिंग रोल दिए जाते हैं। लेकिन आपने कहा कि हिस्टोरिकल, तो ये बात सोची जा सकती है कि हिस्टोरिक, जैसे अभी अभी बिल्कुल फिल्म आई है मैं अटल हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी पर, बड़ी जबरदस्त फिल्म आई है, अभी आई है 3-4 दिन पहले, चंद चंद दिन पहले आई है, मैं अटल हूँ। अब आपने बात की तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ यार कि इस तरह के रोल में अटल बिहारी वाजपेयी पर जो फिल्म आ रही है, वाजपेयी के करेक्टर के तौर पर शत्रुघ्न को देखा जा सकता था, या और भी वो युग पुरुष, कितने जेपी पर फिल्म आई है, सरदार पटेल पर फिल्म आई है, और कितने पर इस तरह फिल्म आई है। तो ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि इस तरह की किसी हिस्टोरिकल मूवीज में इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। जी बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। और अमिताभ बच्चन शत्रुघ्न सिन्हा का आपस में टकराव, इनकी राइवलरी, इनकी फ्रेंडशिप, इनकी सियासत की वजह से बातें हमने कोशिश की कि एक मिक्स प्लेट में और उमर भाई आपके साथ आज यहाँ पे शेयर करें। तो अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट वीक हम आएंगे एक नए एपिसोड को, नई फिल्मों को लेके, और कुछ नए काम भी करने जा रहे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे, आपके सामने जल्द आएंगे। तब तक मुझे और उमर भाई को इजाजत दे दें। ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया।